नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के दोकड़ा गांव पहुंचे और जहां इस दौरान उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। तो वही जानकारी देते चले कि 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले यह चिकित्सालय आदिवासी समाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1986 में दोकड़ा में वनवासी कल्याण आश्रम का प्रकल्प शुरू हुआ था और जहां उस समय ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के पिता ने चिकित्सालय के अपना भवन दान किया था। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इस यात्रा में ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह और बलराम भगत के योगदान को याद करते हुए उन्होंने अपने पुराने साथी उनको बताया और जहां विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी समाज निरंतर विकास कर रहा है और यह चिकित्सालय उसी सेवा भाव का प्रतीक है। और आज के इस अवसर में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, यहाँ की सरपंच महोदया, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, हमारे जिले के कलेक्टर, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का अपने तरफ से सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किए हैं। और आप सबको मालूम है, हमारे आदरणीय बापट जी भी बताए, हमारे संचालक वेद प्रकाश भगत वो भी बताए कि 1986 में यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का एक प्रकल्प चिकित्सालय के रूप में यहाँ पर प्रारंभ किया गया। और बड़ा सौभाग्य का विषय कि ठाकुर महादेव सिंह और उनके परिवार के द्वारा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जिनके पुत्र आज पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर हैं, जिनका हम लोग सम्मान किए हैं, उनका एक यहाँ पर भवन था। उस भवन को वनवासी कल्याण आश्रम को दिए और चिकित्सालय प्रारंभ हुआ। और उस समय हमारे चिकित्सक ललित यादव और डॉक्टर मृगेंद्र सिंह वो आए और यहाँ पर चिकित्सालय प्रारंभ किए और उसका काफी लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला। और धीरे धीरे हम लोग भी वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े। हम लोग कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में ही अपना कार्यक्रम सेवा का शुरू किए। आप सबको मालूम है कि उस समय अमरानंद स्वामी जी होते थे, गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे और रोज दौरा करते रहते थे। हम लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप फोन से भी तो ये बात को बोल सकते थे, आपको आने की क्या आवश्यकता है। तो मानते नहीं थे, बोले आने से फायदा होता है और आते रहते थे। और हम उस समय वनवासी कल्याण आश्रम का क्षेत्र प्रमुख होते थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगीचा विकासखंड के ग्राम सामर बहार स्थित संत गहिरा के गुरु तपोभूमि पर पहुंचे और जहां आपको बता दें कि उन्होंने गहिरा गुरु के वंशजों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ हेलीपैड से सामर बहार पहुंचे और जहां इस अवसर पर उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि गहिरा गुरु संत समाज के अनुयायियों से बातचीत उनकी ओर से की गई, जहां संत गहिरा गुरु के अनुयायियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी का सामाजिक रीति रिवाज के साथ आरती कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की उपस्थिति से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और जहां इस दौरान लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं और सुझाव साझा करते हुए नजर आए। तो वहीं कार्यक्रम में परिवार और स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जिससे कि सामुदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक अनुभव भी हुआ।
लोग यहाँ सामरवार गहरा गुरु आश्रम आए हैं पूज्य श्री बबरुवाहन जी से मुलाकात करने और यहाँ पूज्य गहरा गुरु महाराज और माता जी भी रहते थे तो उनके स्थल को भी निरीक्षण की, प्रणाम की और बड़ा अच्छा लगा आज मिलकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का आंदोलन आज और भी उग्र हो गया है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान में 29 से 31 दिसंबर तक प्रदेश के 54 विभागों में हजारों शासकीय कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल पर जारी हैं। जहां इस दौरान कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहेगा, तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां रायपुर के इंद्रावती भवन में भी कर्मचारी प्रदर्शन कर अपने मांगों की गुहार उनकी ओर से लगाई जा रही है। जहां जानकारी देते चले कि फेडरेशन ने प्रशासन से जल्द ही समाधान की मांग की है, तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। खबर रायपुर से है, जहां भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर के विकासपट्टनम के बीच सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े घोटाले के मामले में ईडी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की थी। आपको बताते चले कि जांच एजेंसी ने रायपुर और महासुमंद में 9 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई और यह कार्रवाई कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मुआवजे में अनियमितताओं के संबंध में की गई है। जानकारी देते चले कि अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में हरमित सिंह खानूजा और उनके कथित सहयोगी, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूस्वामियों से जुड़े हुए परिसरों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां ईडी की इस कार्रवाई से परियोजना से जुड़े कई लेन देन और भ्रष्टाचार की जांच में अहम सबूत मिलने की संभावना को जताया गया है। जहां अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मामले की पड़ताल लगातार जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी देते चलें कि ये महिलाएं महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही हैं और आरोप है कि उन्होंने धमतरी के मराठापारा निवासी सरिता त्रिपाठी के रिक्शे में बैठकर उसके बैग से 20,000 रुपये चुरा लिए। जानकारी देते चले कि सरिता त्रिपाठी अपने बैग में रखी रकम मजदूरों को भुगतान करने के लिए दानी टोला कारगिल चौक ले जा रही थी और जहां पुलिस ने विद्यावासिनी मंदिर के पास संदिग्ध 3 महिलाओं को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ में चोरी करना उनकी ओर से स्वीकार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है और जहां पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी महिलाओं ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। जहां इस गिरफ्तारी से धमतरी में सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं जनता ने भी राहत की सांस ली है। खबर बालोदाबाजार जिले से है, जहां शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को कार्यालय परिसर बालोदाबाजार में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि इस कैंप में निजी क्षेत्र के 3 नियोजकों के द्वारा 116 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की गई, जिसमें कि प्लेसमेंट कैंप में कुल 52 युवाओं का अंतिम चयन, जबकि लगभग 80 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार श्री राम लाइफ इंश्योरेंस और दुर्गेश इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ साथ आपको बताते चले कि टेक्नो टास्क ने भी विभिन्न पदों के लिए चयन किया है, जहां चयनित युवाओं ने 7 दिवस के भीतर संस्थानों में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब खबर कवर्धा से है, जहां कबीरधाम जिले को नए साल के पहले दिन भौरम देव पर्यटन कॉरिडोर से सौगात मिलने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में इस भव्य परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भौरम
देव मंदिर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं जानकारी देते चले कि कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ उनकी ओर से बैठक भी ली गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 146 करोड़ रुपए के मंजूर किए गए हैं और इस राशि से इस मंदिर के परिसर का मुख्य परिसर, तालाब, मेला स्थान, मडवा महल, रामचूहा और सरोधा का उन्नयन किया जाएगा, जहां परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों का व्यापक विकास करना है। जानकारी देते चले कि भूमि पूजन के बाद यह क्षेत्र राज्य और देश भर के पर्यटन आकर्षण का भी केंद्र बनेगा। में परिसर के उन्नयन हेतु स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भारत की सरकार से जीएसटी मिलाकर के 146 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें भोरमदेव का जो मुख्य परिसर है, तालाब है, मेला का स्थान है, वहाँ पे मड़वा महल है, रामचूहा है और सरोधा है। इन सभी स्थानों को मिला करके वो राशि उसमें उसके उन्नयन हेतु लगना है। इसका थोड़ा छोटा कार्य प्रारंभ करवाए हैं, लेकिन मुख्य कार्य जो है, जो मंदिर परिसर के आसपास का है, उसके भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री इस विभाग के जो हैं गजेंद्र शेखावत जी और मुख्यमंत्री जी आकर के 1 तारीख को इसका। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बीजापुर से है, जहां भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के कांड लापरती में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताते चलें कि के रूपो 214 वाहिनी के जिला बल की संयुक्त सर्चिंग कार्रवाई के दौरान माओवादियों की योजनाओं को बेनकाब किया गया, जहां आपको बताते चले कि पगडंडी मार्ग पर छिपाकर रखा गया लगभग 5 किलो का आईईडी बरामद कर लिया गया है, जहां बम निरोधक दस्ते के मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया और जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना टली है। तो वहीं जानकारी देते चले कि तलाशी के दौरान माओवादियों का जो डंप है उसे भी पकड़ा गया और जिसमें कि विस्फोटक और संचार सामग्री मिली है और इसके अलावा वर्दी, दस्तावेज, तार, प्रेशर स्विच और अन्य नक्सली सामान को भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी है। तो वहीं माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिली है, जहां स्थानीय जनता ने सुरक्षा बलों की तत्परता और साहस को सराहा। अब खबर बस्तर संभाग से है, जहां संचालित पोटा कैबिन में कार्यरत अनुदेशकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जहां आपको बताते चले कि पोटा कैबिन अनुदेशक में बृहता जो भी कल्याण संघ के बैनर तले दिए गए ज्ञापन को बताया गया है कि 71 विद्यालयों में लगभग 40,000 विद्यार्थियों को 900 अनुदेशक शिक्षा दे रहे हैं और जहां 24 घंटे सेवा देने के बावजूद उन्हें पार्ट टाइम शिक्षक मानते हुए भी काम मानदेय दिया जा रहा है। जहां आपको जानकारी देते चले कि अनुदेशकों ने नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि के साथ साथ 4 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहले तो हम लोग 4 सूत्रीय मांग को लेकर आज शांति धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारा मांग यही है कि हम लोग को अंशकालीन शिक्षक मानता है केंद्र सरकार और यहाँ के आला अधिकारी कर्मचारी मानते हैं हम लोग को 24 घंटा सेवा लेते हैं। इसके बावजूद भी हमारे पास केंद्र सरकार का आदेश भी है पार्ट टाइम मानकर हम लोग को 16,000 देता है। इसके बावजूद हम लोग को यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हम लोग को शोषण और प्रताड़ित करते हैं। हम ही शोषण नहीं होते हैं, प्रताड़ित नहीं होते हैं, हमारे साथ साथ परिवार भी होता है, हमारे यार दोस्त होते हैं, सारे सर्कल होता है। इसके बावजूद भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपया वेतन। अब खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने के वाले उसके बाद होने वाले जो भी वायु प्रदूषण है और स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान को शुरू कर दिया है। बताते चले कि पराली जलाने से श्वास रोग और आंखों में जलन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरक पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कलेक्टर दीपक सोनी ने किसानों से अपील की है कि वे हैप्पी सीडर और बेलर मशीन के साथ साथ बायोडी कंपोजर का उपयोग कर पराली का उचित प्रबंधन करें और जहां कृषि विभाग के द्वारा गांव-गांव निगरानी दल गठित कर मुनादी व प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
अब खबर जगदलपुर शहर से है, जहां ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर दलपत सागर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को भी व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया था और यह अभियान आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी के तहत आयोजित किया गया। बताते चले कि जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में चलाए गए इस श्रमदान में महापौर संजय पांडे, उनके साथ साथ कलेक्टर हरीश एस, पार्षद और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। जहां रानीघाट से आइलैंड के मुख्य द्वार तक 2 घंटे से अधिक समय तक साफ सफाई का अभियान चलाया गया। देख रहे हैं पिछले 4 महीने से दलपत सागर, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है और जो कि लगभग 90 से 95% पूरी तरह से जलकुंभियों से भर गया था, उसके सफाई का महाअभियान शुरू किया गया है। और इन 4 महीनों में जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति से, जिस प्रकार से एकदम स्पष्ट विचार लेके, स्पष्ट इच्छा शक्ति के साथ, स्वस्थ भावना के साथ हमने काम किया है, उसका रिजल्ट अब लोगों को दिखने लगा है। जो दलपत सागर 95% पूरी तरह से भरा हुआ था, आज लगभग 70% साफ हो चुका है। आप सबको पता है कि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन दलपत दीपोत्सव का भी कार्यक्रम आम जनता के सहयोग से किया जाना है। उसकी तैयारी में न केवल नगर निगम बल्कि नगर निगम के हमारे सभी माननीय पार्षदगण, हमारे स्वच्छता एम्बेसडर जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और आम नागरिक जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं वो अद्भुत है। इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में सहभागिता कभी देखने को नहीं मिली। काम में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हो और स्वस्थ भावना के साथ हो तो जनता का सहयोग मिलता है और हमको जनता का सहयोग मिल रहा है। और दलपत सागर भी हमारी जो इच्छा शक्ति है उसके नाते हम बहुत जल्द इसको पूरी तरह से विड से मुक्त करेंगे और दलपत दीपोत्सव 23 जनवरी को बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का 3 दिवसीय आंदोलन सोमवार से शुरू हो चुका है, जो कि आपको बता दें कि यह आंदोलन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने, केंद्र के समान पेंशन, डीए और एरियास जो है वो देने की मांग उनकी ओर से की गई है। जहां आपको बता दें कि 5 वर्षों से लंबित एरियर्स राशि को भी जीपीएफ खाते से जोड़ने, 4 स्तरीय समान वेतन लागू करने और विभिन्न संवर्गों में वेतन की विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, अर्जित विकास में अवकाश में भी 200 दिन करने और साथ ही साथ नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन किया गया है। कर्मचारियों का 3 दिवसीय आंदोलन शुरू हो गया है, जिसमें 11 सूत्री मांग उनकी ओर से रखी गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की ओर से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और जिसमें कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी बातें रखी गई हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने शहर में अवैध जुआ व पार्टी संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए हंसी खुशी फार्म हाउस में बड़ी कार्रवाई की। आपको बताते चले कि एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के साथ साथ थाना मुजगहन पुलिस की टीम ने दबिश देकर ताशपत्ती से जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आरोपियों के पास से नकदी, वाहन, मोबाइल फोन और ताशपत्ती सहित लगभग 31 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। और साथ ही आरंग की पुलिस ने भी 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से भी 4.72 लाख रुपए का माल तो वहीं नकदी बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी सघन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहां फार्म हाउस, ढाबों और रिसोर्ट्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अब खबर नवा रायपुर से है, जहां आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में अंग्रेजी की हुकूमत के दौरान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने शहीद वीर नारायण जनजातीय संग्रहालय अपने उद्देश्यों में सार्थक रहा है।
जहां आपको बता दें कि संग्रहालय को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो वहीं संग्रहालय विद्यार्थियों, शोधार्थियों सहित नवा रायपुर के आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय ने उद्घाटन के 2 महीनों में ही अपने उद्देश्य को सार्थक कर दिखाया है, जहां देश विदेश के पर्यटक, विद्यार्थी, शोधार्थी और आमजन संग्रहालय को देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। जहां उद्घाटन के बाद लगभग 72,000 से अधिक लोगों ने संग्रहालय का अवलोकन अभी तक किया है। जहां आपको जानकारी देने चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 नवंबर 2025 को इसे जनता को समर्पित किया गया था। संग्रहालय पूरी तरह से डिजिटल और सीसीटीवी से लैस है, जहां आगंतुकों को QR कोड और मॉनिटर के साथ साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जहां व्हीलचेयर और शिशु की देखरेख के लिए भी कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब खबर भिलाई से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक हेरोइन के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बताते चलें कि थाना पुरानी भिलाई पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने मौके पर हुंडई वर्ना कार और 10.7 किलोग्राम की चिट्टा, तो वहीं आपको बता दें कि नकदी और मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया और कुल बरामदगी की कीमत करीब 9,87,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि सिरसा भाटा महंदी भाड़ी के पास खाली मैदान में एक सफेद हुंडई वर्ना खड़ी है और जिसमें कुछ लोग नशा कर रहे हैं। घेराबंदी के दौरान कार के अंदर धुआं भरा मिला, जहां आपको बता दें कि आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों के में रवेल सिंह उर्फ जॉनी, दिशांत, रोहित गुप्ता, ओमकार सिंह उर्फ गोली सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि आपको बता दें कि नाबालिगों के मामले में भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।